हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर नेक्स्ट क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपकी नोटबुक क्लास 12th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और वो एक्सरसाइज है 5.1। इससे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वहाँ के क्वेश्चंस कवर किए थे 19, 20 एंड 21, जो कि वो भी बहुत ही क्वेश्चन अच्छे थे। लेकिन बट आज जो हम क्वेश्चन यूज़ करने वाले हैं, फिर जो क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मतलब जो पिछले क्वेश्चन हमने सॉल्व की उनसे भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, और अब तक हम लोगों ने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए उनसे डिफरेंट हैं, इसलिए ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस लेक्चर को बहुत ही अच्छे से और ध्यान से देखिएगा, और लेक्चर को तो बिल्कुल ही स्किप मत करिएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से आपको बता दूं, अगर आपने अपनी नोटबुक नहीं रखी है अपने पास, तो अपनी एनसीईआरटी क्लास 12 की नोटबुक अपने पास रख लीजिए और पेज नंबर 160 ओपन कर लीजिए। वहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर है 22। हम आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 से सॉल्व करना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 22 जो आपका है स्टूडेंट्स, वो क्या है, मैं रीड कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द कोसाइन, कोसेकेंट, सेकेंड एंड कोटेंजेंट फंक्शंस। यहाँ पर हमारे पास 4 फंक्शंस दिए हुए हैं, 4 फंक्शन दिए हुए हैं। इन जो 4 फंक्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, इन चारों फंक्शंस की हमें कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कशन करना है। कैसे करेंगे, चलिए इनके बारे में बात कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही उतना खास क्वेश्चन नहीं है, बट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। बाकी जैसा हम लोगों ने पिछले टाइम में किया है, पिछले लेक्चर्स में, वही काम हमें यहाँ पर भी करने हैं। जैसे जो फॉर्मूले हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में यूज़ किए हैं, पिछले क्वेश्चंस में यूज़ किए हैं, वही फॉर्मूले हमें भी यहाँ पर यूज़ करना है, इसलिए घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे पहला आपको जो फंक्शन दिया वो दिया हुआ कोसाइन। कौन सा फंक्शन दिया हुआ है? कोसाइन। तो कोसाइन को हम लोग क्या लिखते हैं? कॉस एक्स लिखते हैं। ठीक है, फिर दूसरा आपको फंक्शन जो दिया है यहाँ पर क्या दिया हुआ है? कोसेकेंट दिया हुआ है। कोसेकेंट दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं? कोसेक एक्स लिखते हैं, है कि नहीं। इसी तरीके से नेक्स्ट आपको दिया है सेकेंड दिया हुआ है, तो सेकेंड को हम लोग क्या लिखते हैं? सेक एक्स लिखते हैं। और एक दिया हुआ आपको कोटेंजेंट दिया हुआ, कोटेंजेंट है, तो कोटेंजेंट को क्या लिखते हैं हम लोग? कॉट एक्स लिखते हैं। तो फाइनली जो आपको कंटिन्यूटी जिसके मतलब इन क्वेश्चन में जो कंटिन्यूटी की आपकी बात करनी, डिस्कशन करना है कंटिन्यूटी के बारे में, वो कौन कौन किस चीज़ के बारे में करना है? कॉस एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स और कॉट एक्स के बारे में करना है। कैसे करेंगे, चलिए डिस्कशन करते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास कॉस एक्स है, इसको लिखते हैं। तो हमने बोला कि हमारे पास फंक्शन है एक कॉस एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या दिया हुआ है? एफ एक्स इक्वल टू में कॉस एक्स गिवन है, ये हमें क्या है? गिवन है। अब इसकी कंटिन्यूटी के बारे में हमें बात करनी है, तो हम क्या मान लेंगे कि लेट, अच्छा ऐसे लिखते हैं हम लोग, ऐसे करते हैं, गिवन नहीं हम ऐसे लिखते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल टू में कॉस एक्स। हमने मान लिया कि एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको? कॉस एक्स दिया हुआ है। अब इसकी कंटिन्यूटी के बारे में बात करनी, तो हम देखिए कैसे इसकी कंटिन्यूटी के बारे में बात करेंगे। हम क्या करेंगे, जब भी हमें कोई भी पॉइंट पता नहीं होता है किस पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी निकालें, या फिर किस पॉइंट पर इसकी कंटिन्यूटी, इस फंक्शन की जो हमें वो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स दिया हुआ है, इस फंक्शन किस पॉइंट पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, किस पॉइंट पर कंटिन्यूटी बतानी है, ऐसा तो हमें कुछ बोला नहीं गया इस क्वेश्चन में। जब हमारे पास क्वेश्चन में कुछ भी बोला नहीं गया होता किस पॉइंट पर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी होती है, तो हम अपनी तरफ से एक पॉइंट लेते हैं जिसका नाम होता है कॉन्स्टेंट, यानी सी, जो कि बिलोंग करता है किसे? रियल नंबर से। ऐसा हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में भी बात की थी। तो हम क्या बोलेंगे, हम लेंगे कि यहाँ पर हम लेंगे, ऐसा करेंगे कि x इक्वल टू में c, हम किस पॉइंट में बात करेंगे? एट x इक्वल टू c बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि हम डिस्कशन करेंगे एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स की कंटिन्यूटी किस पर? एट x इक्वल टू c बिलोंग्स टू रियल नंबर पर बात करेंगे, जो कि c यहाँ पर कांस्टेंट है। c क्या आपका कोई कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर कोई भी हो सकता है, और जो कि किससे बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब हम क्या करेंगे, इसी कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। हमने आपको एक बात और बताई कि जब भी हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर चेक करते हैं कंटिन्यूटी को, तो हमें डायरेक्टली क्या करना होता है? हम डायरेक्टली ये चेक करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x, c मतलब यहाँ पे एक कांस्टेंट है एफ ऑफ x टेंडिंग टू a, एफ ऑफ x इज इक्वल टू में f ऑफ a। बस हमें ये चेक करना होता है कि उस फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है और उस फंक्शन की जो फंक्शनल वैल्यू है, ये दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो गई, तो एट दैट पॉइंट आपका जो फंक्शन होगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर ये दोनों आपके अनइक्वल हो गए, तो एट दैट पॉइंट आपका ये फंक्शन क्या हो जाए? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ये हमें चेक करना होता है कब? जब आप पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट में बात करते हो तो।
ठीक है ना। चलिए यहाँ पर भी हमें किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पॉइंट पर ही बात करनी है, इसलिए हम डायरेक्टली दो चीज़ें चेक करेंगे बस, और कुछ हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम लोगों ने दो मेथड्स पढ़े थे। एक मेथड हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था, डायरेक्टली एक लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से पढ़ा था। कब, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ ऑफ एक्स इजक्वल टू में लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ ऑफ एक्स इजक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका f ऑफ a हो जाएगा। अगर आपने लेक्चर देखा तो आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट हम लोगों ने एक फॉर्मूला और देखा था, सिंपली जैसे ऐसे वहाँ का रिप्रेजेंटेशन क्या था, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ a माइनस h लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए इजक्वल टू में लिमिट x टेंडिंग टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ a प्लस h इजक्वल टू में एफ ऑफ a। ये दो मेथड्स हम लोगों ने देखे थे। इन दोनों मेथड्स हम क्वेश्चंस करते आए हैं। जैसा कि आपको जो सरल लगे आप उस मेथड से कर सकते हो, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है ना। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं करना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लिमिट की। तो लिमिट हम निकालना चाहते हैं इस फंक्शन की, कैसे लिखें, लिमिट x टेंडिंग टू c, हम एट पॉइंट c पे बात करें तो x टेंडिंग टू c एफ ऑफ x, तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ x। अब देखिए यहाँ पर जो एफ ऑफ एक्स है आपके पास, वो एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स से मतलब नहीं है हमें यहाँ पर, हम यहाँ क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स हमारा फंक्शन क्या है, कॉस एक्स है, बट यहाँ पर हम लिखने के वाले हैं, हम इसको ऐसे लिखेंगे एफ ऑफ a प्लस एच से डिनोट करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पर, हमने एफ ऑफ एक्स को x में जो एफ ऑफ एक्स में x है ना, वैसे एक्स को किससे रिप्लेस कर दिया, a प्लस एच से। यानी कि जब भी हम लिमिट की बात करते हैं तो उसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, लिमिट एफ ऑफ a प्लस एच टेंडिंग टू 0। जब h आपका 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एफ ऑफ a मिल जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो ना, इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, फाइनली हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू चाहिए। किसकी चाहिए, एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू चाहिए। जब हमें एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू चाहिए होती तो हम क्या करेंगे, फंक्शन के पास जाएंगे, बोलेंगे अगर फंक्शन में एक्स के प्लेस पे हम ए प्लस एच डाल दें तो हमें कॉस एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें चाहिए एफ ऑफ ए प्लस एच, तो हम यहाँ पुट करेंगे जब, तो हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ ए प्लस एच इजक्वल टू में क्या मिल जाएगा आपको, कॉस ए प्लस एच। अब देखिए यहाँ पर हम किस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, हम लोग एट पॉइंट सी पर बात कर रहे हैं ना। जब हम जिस पॉइंट सी पर पॉइंट पे बात करें तो वहाँ पर ए इक्वल टू क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे। बात समझिए आपको, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी, हम लिखते कैसे थे पहले, हम ऐसे तो लिखते थे ना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच, ठीक है, यही तो लिखते थे ना, या फिर लिमिट एफ ऑफ ए हो जाता था। तो अगर हम एट ए इक्वल टू सी, यानी किसी कॉन्स्टेंट पॉइंट सी पर बात कर रहे हैं तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इस तरीके से, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच इजक्वल टू में एफ ऑफ सी। यानी कि अगर हम इस क्वेश्चन के लिए बात करें तो इस क्वेश्चन के लिए अगर ये लिमिटिंग वैल्यू इस फंक्शन वैल्यू के इक्वल हो गई तो हम क्या बोलेंगे, आपका जो ये फंक्शन है एफ एक्स इजक्वल टू में कॉस एक्स क्या होगा, एट दैट पॉइंट यानी ए इजक्वल टू सी पर क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ए इक्वल टू सी पुट करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्स इक्वल टू सी पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, सी। तो हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ सी प्लस एच चाहिए। तो एफ ऑफ सी प्लस एच कितना मिल जाएगा हमें, कॉस सी प्लस एच मिल जाएगा। तो यहाँ पे पुट करेंगे लिमिट एच टेंडिंग टू 0 कॉस सी प्लस एच। अब क्या करेंगे, अब आपने अगर ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही अच्छे से पढ़ी तो आपको कॉस सी प्लस एच क्या दिख रहा होगा, कॉस ए प्लस बी की तरह दिख रहा होगा। तो हम बोलेंगे कॉस सी प्लस एच इजक्वल टू, वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस है तो माइनस हो जाएगा साइन ए साइन बी, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब यहाँ पर हम ये करेंगे कि जब ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा किसका, कॉस ए प्लस बी का, जैसे अच्छा चलिए हम फॉर्मूला ही लिख देते हैं जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, आपने जो देखा आपको वही दिखे। कॉस ए प्लस बी का हमें फॉर्मूला चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो स्टूडेंट्स आपको कुछ याद आ रहा है कि कॉस ए प्लस बी फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब यही फॉर्मूला हम यहाँ पर ओपन करेंगे, देखिए कैसे ओपन करने वाले हैं, लिखेंगे लिमिट एच टेंडिंग टू 0 कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस ए मतलब सी, फिर क्या हो जाएगा कॉस बी मतलब एच, प्लस है तो माइनस साइन ए मतलब साइन सी और साइन बी मतलब साइन एच हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला ओपन हो गया आपका। अब क्या करना है यहाँ पर, लिमिट सॉल्व करनी, तो लिमिट सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एच टेंडिंग टू 0 एच इक्वल टू 0 पुट करेंगे। जब आप एच इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए कॉस सी कॉस 0 साइन सी और साइन 0 मिलेगा आपको। अब देखिए यहाँ से मैं क्या बोलने वाला हूँ, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ से आपको क्या मिला, कॉस सी इंटू में 1 माइनस का 0, जब ये 0 तो ये भी 0 हो जाएगा। तो फाइनली जो आपको वैल्यू मिली वो मिली कितनी, कॉस सी मिल गई। तो आपने देखा जब आपने लिमिट
को सॉल्व किया तो लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंडिंग टू सी की वैल्यू कितनी मिल गई, कॉस सी। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू तो आ गई इस फंक्शन की एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स की, जो फंक्शन था एफ एक्स इक्वल टू कॉस इस फंक्शन की एक्स इक्वल टू सी पर आपकी लिमिटिंग वैल्यू आ गई। अब हमें क्या चाहिए, एक्स इक्वल टू सी पर इस फंक्शन की फंक्शन वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में एक्स इक्वल टू सी पुट करेंगे तो हमें फंक्शन वैल्यू मिल जाएगी एट एक्स इक्वल टू सी पर। इस पर एट एक्स इक्वल टू सी पर हम बात करें तो क्या मिलेगा, एफ ऑफ सी इक्वल टू में कॉस सी। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या देखा, हमने ये देखा कि एट एक्स इक्वल टू सी पर जो फंक्शन की फंक्शन वैल्यू थी वो कॉस सी मिली, और एट एक्स इक्वल टू सी पर जो फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू थी वो क्या मिली, कॉस सी। यानी कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में एफ ऑफ सी, ये दोनों ही क्या हो गए, इक्वल हो गए। इट मीन्स वी कैन से दैट कि फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू cos x is continuous at x equal to c belongs to real number। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर जो आप लिखोगे। क्या बोलोगे, आपने जब देख लिया कि f इक्वल टू सी पर x इक्वल टू सी पर जो आपकी फंक्शन की फंक्शन वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू दोनों इक्वल आ गई, इट मीन्स आपका जो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है वो x इक्वल टू सी बिलोंग्स टू रियल नंबर पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। यानी हर एक रियल नंबर वैल्यू के लिए, हर एक रियल वैल्यू के लिए आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, कॉस एक्स की बात होगी। अब हम बात करेंगे किसकी, कॉसेक एक्स की। तो स्टूडेंट्स आप एक क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा आपको बहुत अच्छे से। अब जितने भी क्वेश्चन हैं इसके, जितने भी पार्ट हैं, आपको कॉसेक एक्स की भी निकालना है, सेक एक्स का निकालना है और कोटेंजेंट यानी कॉट एक्स का निकालना है। तो ये सारी चीज़ें आपकी ऐसे ही निकलने वाली, बट यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखने वाली जो कि इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको सारे खुद से सॉल्व करवाऊंगा, जिससे कि आप एक बार समझ जाओ तो आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। ओके, चलिए देखिए अब हम बात करने वाले हैं किसकी, कॉसेक एक्स की। तो हम लिखेंगे कि जो कॉसेक एक्स होता है, मान लेते हैं हम लेट कर लेंगे, क्या लेट करेंगे, लेट कॉसेक एक्स यानी सॉरी लेट एफ एक्स इक्वल टू में क्या लिखेंगे, कॉसेक एक्स लिखेंगे। और कॉसेक एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 में साइन एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा इजी हो जाएगा ऐसा करने से। तो हम बोलेंगे फाइनली जो एफ एक्स इक्वल टू अपन लोग को मिलेगा 1 में साइन एक्स मिल जाएगा। ठीक है, अब ये तो मिल गया। अब हम यहाँ पे एक बात बोलेंगे कि जब हमें 1 साइन एक्स मिल गया तो हम चेक करेंगे कि जो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1 साइन एक्स अपन लोगों को मिला है, ये एक्स की किस वैल्यू के लिए डिफाइंड है और किस वैल्यू के लिए अनडिफाइंड है। ये तो बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम एक्स जिस पॉइंट पर अनडिफाइंड होगा, अगर उस पॉइंट पर भी हम इसकी कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे तो हम फंस जाएंगे ना, क्योंकि वहाँ पे तो फंक्शन का अनडिफाइंड, जब फंक्शन अनडिफाइंड तो वहाँ पर हमें फंक्शन कैसा मिलेगा, डिसकॉन्टिन्यूअस मिलेगा, बल्कि हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी की बात करनी है। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ से हम देखिए चेक करेंगे कि एक्स जो है आपका, एक्स की किस वैल्यू के लिए आपका जो ये फंक्शन है ये डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। तो हम बोलेंगे कि अगर एक्स यहाँ पे अगर नीचे आपका 0 बन जाए, नीचे अगर आपका 0 बन जाए तो आपको कौन सी फॉर्म मिलेगी, 1/0 मिलेगी। और ये क्या होता है, इनफाइनाइट, जो कि अनडिफाइंड होता है। तो कहने का मतलब मेरे ये है बच्चों कि हमें नीचे 0 नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम नीचे 0 मिल गया तो हमें फंक्शन कैसा मिल जाएगा, अनडिफाइंड फंक्शन। जब फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा तो हम इसकी कॉन्टिन्यूटी के बारे में बात नहीं कर पाएंगे। तो हमें वो पॉइंट यहाँ से पहले हटाना पड़ेगा। उस पॉइंट के बारे में बात करते हैं, वो पॉइंट कौन सा होगा। तो हम लोगों को पता है कि जो साइन एक्स होता है वो x इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। यानी कि हम ये बोलेंगे कि x इज नॉट इक्वल टू n पाई, यानी कि इस फंक्शन के लिए एफ एक्स इक्वल टू 1/sin x के लिए आपका जो ये साइन एक्स है ये x इक्वल टू n पाई पे क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, इस फंक्शन के लिए आपका जो x की वैल्यू है वो n पाई के इक्वल नहीं होनी चाहिए। और जहाँ पर जो n है वो किससे बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से। इतनी बात आपको अब ध्यान रखनी है। ठीक है, क्या ध्यान रखनी है कि जब आप एफ एक्स इक्वल टू 1/sin x की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका x इज नॉट इक्वल टू n पाई होना चाहिए, n बिलोंग्स टू इंटीजर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर x इज नॉट इक्वल टू n पाई होगा तभी आपका ये फंक्शन डिफाइंड होगा, और x इक्वल टू अगर n पाई हो जाएगा तो x इक्वल टू n पाई पे आपका ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो आप इसी कॉन्टिन्यूटी के बारे में बात नहीं कर पाएंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। अब हम बात करेंगे इसके कॉन्टिन्यूटी के बारे में। जैसे कि हमने बताया, जब भी ऐसे फंक्शन के बारे में कॉन्टिन्यूटी के बारे में बात करते हैं किसी एट पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो पर्टिकुलर पॉइंट हम क्या लेते हैं, जब हमें पर्टिकुलर पॉइंट पता नहीं होता है तो हम बोलेंगे, हम बात करेंगे इसकी एट एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट सी, जो कि बिलोंग्स टू किससे है, रियल नंबर, बट माइनस क्या बोलेंगे, एक्स इज नॉट इक्वल टू n पाई। मतलब कि n पाई पर मतलब कि रियल नंबर होगा, लेकिन कौन सा रियल नंबर नहीं होगा, n पाई रियल नंबर, इसमें से हम हटा देंगे। यहाँ पे क्या होगा, n बिलोंग्स टू
इंटीजर होगा। मतलब कि हम c बिलोंग्स टू रियल नंबर तो होगा, बट उस रियल नंबर में से आपका n पाई जो वैल्यू होगी वो नहीं होगी, क्योंकि अगर n पाई भी ले लेंगे तो हमारे पास वो फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। हर एक कांस्टेंट वैल्यू लेंगे x इक्वल टू c में, का मतलब क्या है, हर एक रियल नंबर लेंगे, बट इसको हम नहीं लेंगे, क्योंकि अगर इसको हम ले लेंगे तो हमारा उस पॉइंट पर फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं हम, तो हम बोलेंगे कि लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x इक्वल टू लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c प्लस h, फिर बोलेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c प्लस h की वैल्यू चाहिए, तो हम बोलेंगे अगर आपको f ऑफ c प्लस h चाहिए तो आप x की जगह पे c प्लस h पुट कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा 1 में साइन c प्लस h। अब मैं बोलूँगा आपसे, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, इसकी लिमिट को सॉल्व करना है। तो लिमिट को सॉल्व करना बहुत आसान, आप h इक्वल टू क्या पुट कर दीजिए 0, देखिए आपको क्या मिलेगा 1 में साइन c प्लस 0, यानी कि 1 में साइन c मिल जाएगा। तो आपने देखा लिमिट एफ एक्स टू सी की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 में साइन c। अगर हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है तो इसकी फंक्शन वैल्यू को भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू तो मिल गई। तो फंक्शन वैल्यू क्या चेक करेंगे, कैसे, एफ ऑफ सी एक्स इक्वल टू सी पर बात करें तो एक्स के प्लेस पे क्या पुट करेंगे c, तो एफ ऑफ सी इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको 1 में साइन c। तो हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, हमने देखा कि इस फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1 साइन एस की जो लिमिटिंग वैल्यू थी वो 1 साइन सी मिली, और इसकी फंक्शन वैल्यू भी 1 साइन सी मिली। तो हम ये बोल सकते हैं कि फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू में जो कॉस एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू में जो कॉसेक एक्स है इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, बट आपका एन पाई नहीं होगा, जहाँ एन बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें, अगर आपने ये चीज़ नहीं मेंशन की तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, सॉल्यूशन आपका रॉन्ग हो जाएगा, अगर आपने ये चीज़ मेंशन नहीं की तो, ठीक है ना। तो ये इससे आपको ये क्वेश्चन करना था। इसी तरीके से आपका सेकेक्स और कॉटेक्स भी होगा, चलिए उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। जब हम सेकेक्स की बात करते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं कि लेट कर लेते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल टू क्या है आपके पास यहाँ पर है सेक एक्स है, इसको हम लिख सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू में 1 में कॉस एक्स, ठीक है। अब जब हम 1 कॉस एक्स की बात करते हैं, फिर से यहाँ पे हम चेक करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि x की किस वैल्यू के लिए आपका ये फंक्शन जो cos x है ये 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर आपका cos x 0 हो जाएगा तो आपका फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हमें उस पॉइंट पर बात ही नहीं करनी है जिस पॉइंट पर आपका फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, क्योंकि अगर हम जिस पॉइंट पर आपका फंक्शन अनडिफाइंड होता है उस पर हम उसकी कंटिन्यूटी के बारे में बात नहीं कर सकते, जबकि हमें कंटिन्यूटी के बारे में बात करनी है, इसलिए यहाँ से हम वो पॉइंट को हटा देंगे क्योंकि हमें उस पर कोई बात नहीं करनी है। तो वो पॉइंट कौन सा होगा उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो हम बोलेंगे कि x इक्वल टू में 2n पाई प्लस 1 पाई बाई 2, x इज नॉट इक्वल टू, ऐसे बोलेंगे x इज नॉट इक्वल टू 2n पाई प्लस 1 पाई बाई 2। यहाँ पे n जो है बिलोंग्स टू किससे होगा, इंटीजर होगा, यानी कि इस पॉइंट पर x इक्वल टू 2n पाई प्लस 1 पाई बाई 2 पर आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर आपको फंक्शन की क्या करना है, चेक नहीं करना है, ठीक है। 2n पाई नहीं 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होगा, हाँ यहाँ मिस्टेक हो गया, कर लीजिएगा 2n प्लस 1, क्या होगा 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ठीक है। यानी कि cos x की जो वैल्यू है, यानी x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 के लिए आपकी जो cos x है इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब 0 हो जाएगी तो आपका फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, तो उस पर हम कंटिन्यूटी की बात नहीं कर पाएंगे, इसलिए x इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पर हम बात करेंगे। ये फंक्शन आपका तब डिफाइंड होगा जब x इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होगा तब। अगर x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होगा तो आपका फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। समझ में आ गई बात आपको। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अच्छा ये बताइए, देखिए जैसे यहाँ पे n पाई था तो यहाँ n पाई का मतलब क्या था, n की वैल्यू आप डालते जाओ अपनी तरफ से इंटीजर, जब डालते जाओगे तो देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, जब आप 1 डालोगे आप तो पाई मिलेगा, जब पाई मिलेगा आपको तो साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0, 2 पाई की वैल्यू क्या होगी, साइन 2 पाई की वैल्यू 0, साइन 3 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, सारी 0 मिलती चली आएगी। इसी तरह से यहाँ 2n प्लस 1 पाई बाई 2 देखिए 2n प्लस 1 है ना, n इक्वल टू आप 1 डालोगे तो कितना मिलेगा 3 मिलेगा, और 3 पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होगी 0 हो जाएगी। n की वैल्यू जब आप 0 डालोगे तो पाई बाई 2 मिलेगा, और cos पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। इसी तरह की सारी चीज़ें आपको 0 मिलती जाएंगी। अब 0 क्या होता है, 0 आपका इंटीजर है, बट ना तो पॉजिटिव इंटीजर ना तो इंटीजर ना तो निगेटिव इंटीजर, बट आपका 0 इंटीजर है, लेकिन वो ना तो निगेटिव इंटीजर है ना तो पॉजिटिव इंटीजर। इस बात को ध्यान रखिएगा, 0 इंटीजर होता है लेकिन ना निगेटिव इंटीजर और ना ही पॉजिटिव इंटीजर है।
कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट सोचते हैं जीरो हमारा इंटीजर है ही नहीं, बल्कि ऐसा नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया आपके पास फंक्शन, डिफाइंड फंक्शन। अब इसकी हम क्वांटिटी की बात करते हैं तो लिमिट चेक करनी पड़ेगी, तो हम बोलेंगे लिमिट x टेंडिंग टू c। क्यों c? क्योंकि हम बात करेंगे किस पर, एट x इक्वल टू c बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस 2n+1 पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है। हम किस पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, x इक्वल टू c पर, जो कि आपका किस पर रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो हम बोलेंगे लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x इज इक्वल टू में लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c प्लस h इज इक्वल टू में लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब हमें क्या चाहिए, f ऑफ c प्लस h चाहिए। तो f ऑफ c प्लस h के लिए हम यहाँ पे जाएंगे तो fx की जगह पे यानी x की जगह पे f ऑफ c प्लस h डालेंगे तो हमें f ऑफ c प्लस h मिल जाएगा। तो 1 में cos c प्लस h मिल गया आपको। अब क्या करेंगे, h इक्वल टू 0 पुट कर देंगे क्योंकि हमें लिमिट सॉल्व करना है। तो क्या मिलेगा, 1 में cos c प्लस 0 इक्वल टू में 1 में cos c मिल गया। आपने क्या देखा, फंक्शन fx की एट x इक्वल टू c पर जो लिमिटिंग वैल्यू मिली 1/cos c मिली। अब हम फंक्शन वैल्यू की बात करेंगे किस पर, एट x इक्वल टू c पर, तो आपको क्या मिलेगी 1 में cos c मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा, फंक्शन fx इक्वल टू sec x की जो फंक्शन में लिमिटिंग वैल्यू थी 1/cos c मिली, जो फंक्शन वैल्यू थी 1/cos c, यानी कि फंक्शनल वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू दोनों इक्वल हो गई। इसका मतलब क्या है, एट x इक्वल टू c बिलोंग्स टू रियल नंबर, एट दैट पॉइंट आपका जो फंक्शन है वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। तो आप इसे लिख लोगे। चलिए ठीक है, अब हम जल्दी से बात करते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार लास्ट है कॉटेक्स पर। हमें किस पे बात करनी है, कॉटेक्स पे बात करनी है कि हम चेक करेंगे कॉटेक्स पे कैसे चेक करना होता है। ठीक है, देखिए तो लिखेंगे यहाँ पर लेट fx इक्वल टू cot x है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि हम ले लेते हैं fx इक्वल टू 1 में 10x। तो हम बोलेंगे जब 1/10x हम लेते हैं तो x की इस वैल्यू के लिए आपका ये जो फंक्शन है 10x अनडिफाइंड होगा। तो हम बोलेंगे x इक्वल टू n पाई के लिए आपका ये फंक्शन क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x इक्वल टू n पाई कर लेते हैं कि आपका जो यहाँ पे x की जो वैल्यू, आप जो भी वैल्यू लोगे x की वो n पाई के इक्वल नहीं होगी, बाकी आप सारी वैल्यू ले सकते हो। ठीक है, चलिए हम कह अच्छी बात है, हम इसकी लिमिट की बात करेंगे किस पर, एट x इक्वल टू c बिलोंग्स टू रियल नंबर, बट बाद में बोलेंगे कि n पाई हटा देंगे। क्यों? क्योंकि अगर n पाई हम ले लेंगे तो आपका n पाई पे फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। अब देखिए कैसे n पाई ले लेंगे, जब आप n पाई लोगे n की वैल्यू 0 डालोगे तो 10 0 की वैल्यू 0 होती है, जब n की वैल्यू 1 डालोगे तो 10 पाई की वैल्यू भी 0 होती है। तो इस तरह की सारी वैल्यूज आपको 0 मिलेंगी। जब 1/0 इनफाइनाइट मतलब अनडिफाइंड, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, ऐसे चेक करना होता है आपको। अब लिमिट की बात कर लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू c क्या हो जाएगा, f ऑफ x हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c प्लस h। तो फिर बोलेंगे यहाँ पर लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c प्लस h चाहिए, x की जगह c प्लस h डालेंगे तो 1/10 c प्लस h हो जाएगा, 1/10 c प्लस h हो जाएगा। इक्वल टू में लिमिट सॉल्व करेंगे तो h इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/10 c। तो हमने देखा लिमिटिंग वैल्यू कितनी मिली, लिमिट x टेंडिंग टू c की वैल्यू मिलेगी आपको 1/10 c। फंक्शन वैल्यू चेक कर लेते हैं तो f ऑफ c इक्वल टू मिलेगा आपको 1/10 c। तो इसमें से आपने क्या देखा कि जो फंक्शन की फंक्शन वैल्यू है वो 1/10 c मिली और जो लिमिटिंग वैल्यू वो भी 1/10 c मिली। इट मीन्स जो आपका फंक्शन cot x है वो एट x इक्वल टू c बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस n पाई n बिलोंग्स टू इंटीजर पर आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो इन जो क्वेश्चन हमने आज ही क्वेश्चन नंबर 22 कवर किया अभी, इसके लिए जो इंपॉर्टेंट था वो cot x, cosec x, sec x, ये तीनों इंपॉर्टेंट थे। क्योंकि इन पर हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में मिस्टेक कहीं कर देते हैं कि हम उस पॉइंट पर बात ही नहीं करते जिस पॉइंट पर आपका फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा होता। ओके, चलिए इसे नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट पे हम बात करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। आपने क्वेश्चन नंबर 22 अच्छे से देख लिया, आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा और जो मैं कहना चाह रहा था वो आप समझ भी गए होंगे। ठीक है ना, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24 के बारे में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 23 कह क्या रहा है, ध्यान से सुनिएगा। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन वेयर fx इक्वल टू sin x अपॉन में x इफ x इज लेस देन 0, fx इक्वल टू x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। यानी कि हमें ये जो फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन के लिए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करना, किस पॉइंट पर आपका फंक्शन ये डिसकंटिन्यूअस होगा वो पॉइंट बताना है।
ये करना है इस क्वेश्चन के लिए हमें। तो हम बोलेंगे कि आपके पास जो फंक्शन एफ एक्स है वो दिया गया एफ एक्स इक्वल टू में साइन एक्स अपॉन में एक्स कब, जब एक्स लेस देन 0 हो। एफ एक्स इक्वल टू में एक्स प्लस 1 दिया है कब, जब एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम ये कहेंगे कि जो हमारा फंक्शन है ये एक्स इज लेस देन 0 एक्स इज ग्रेटर देन 0 पर चेंज हो रहा है। तो हम बोलेंगे एक्स इक्वल टू 0 पर आपका फंक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, क्योंकि एक्स इक्वल टू 0 पर इसकी लेफ्ट हैंड मतलब कि एक्स इक्वल टू 0 पर इससे कम में और इससे ज़्यादा में, यानी इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लेफ्ट हैंड में और इसके राइट हैंड में दोनों पर क्या हो रहा है, फंक्शन चेंज हो रहा है। देखिए एक्स इज लेस देन 0 पर और एक्स इज ग्रेटर देन 0 पर दोनों पर चेंज हो रहा है। तो हम किस पे चेक करेंगे, एट एक्स इक्वल टू 0 पर इसकी क्या चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। बोलेंगे LHL एट एक्स इक्वल टू 0। तो आपको पता है जब भी फंक्शन हमारा जिस पॉइंट पर चेंज होता है तो उस पॉइंट में हम उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की फंक्शन वैल्यू तीनों चेक करते हैं, क्योंकि अगर तीनों इक्वल होगा तो कंटिन्यूअस होगा एट दैट पॉइंट, अगर अनइक्वल होगा तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। वही हमें चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो बोलेंगे LHL, बोलेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, लिखेंगे फिर एफ ऑफ एक्स। अब हमें कहेंगे एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस का मतलब क्या है, एस इज लेस देन 0 मतलब 0 से कम। तो 0 से कम के लिए कौन सा फंक्शन है, साइन एक्स अपॉन में एक्स। लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस साइन एक्स अपॉन में एक्स। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होती है, इस लिमिट की अगर आपने लिमिट अच्छे से पढ़ा तो आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। इस फंक्शन की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, लिमिट 1 मिल गया। लेफ्ट लिमिट कितना मिल गया, 1। अब राइट लिमिट की बात करते हैं। बोलेंगे राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 0। तो बोलेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस सॉरी स्टूडेंट्स एफ ऑफ एक्स। बोलेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस, 0 प्लस का मतलब क्या, एक्स इज ग्रेटर देन 0। क्यों, क्योंकि 0 प्लस का मतलब क्या, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड मतलब कि 0 से ज़्यादा, 0 से ज़्यादा मतलब ये, क्योंकि एक्स इज ग्रेटर देन 0 के लिए क्या है, एक्स प्लस 1 है एफ एक्स इक्वल टू में, तो यहाँ जाएगा एक्स प्लस 1। लिमिट सॉल्व करनी तो एक्स इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, क्योंकि एक्स टेंडिंग टू 0 पर बात कर रहे हैं हम। तो हो जाएगा आपके पास 1। राइट हैंड लिमिट भी 1 मिल गई और लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 मिल गई। अब हम बात करेंगे फंक्शन की फंक्शन वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 0 पर। एट एक्स इक्वल टू 0 पर फंक्शन एफ एक्स कितना है, एक्स प्लस 1। तो एफ एक्स इक्वल टू में एक्स प्लस 1, हमें फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू चाहिए, तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1। तो स्टूडेंट्स आपने क्या देखा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की फंक्शन वैल्यू तीनों ही इसके लिए क्या है, इक्वल, यानी LHL इक्वल टू में RHL इक्वल टू में एफ ऑफ 0, ये तीनों ही इक्वल मिले। इट मीन्स आपका जो फंक्शन एफ एक्स है इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। देयरफॉर नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हियर नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी कि हमें बताना था यहाँ पर इस फंक्शन की कौन सा जो ये फंक्शन है किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू 0 पर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस मिल रहा है, तो यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक्स इक्वल टू 0 पर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस मिल रहा है इसलिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 था। बस ऐसे ही करना है आपको क्वेश्चन सिंपली, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 24 को, यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है। लिमिट अच्छे से अगर आती है आपको तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाली है। मैंने पहले भी बोला, अब भी बोल रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बेसिक हैं, आपको ध्यान रखना होगा लिमिट के लिए, ठीक है। अब इसको करते हैं, देखिए क्या करना है यहाँ पर। सिंपली हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर आपको कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं दिया हुआ जिस पॉइंट पर आपका फंक्शन चेंज हो रहा हो। सीधे बोला गया एक्स इक्वल टू 0, एक्स नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि फंक्शन यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर बात की जा रही है, हमसे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, डिटरमाइन इफ फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। हमें चेक करना है कि जो ये एफ एक्स इक्वल टू दिस ये दिया है, ये क्या एक्स इक्वल टू 0 पर क्या है, कंटिन्यूअस हमें चेक करना है, क्योंकि एक्स इक्वल टू 0 पर ही आपका फंक्शन की बात की गई है यहाँ पर। तो हम बोलेंगे कि एट एक्स इक्वल टू 0, तो हम इसकी डायरेक्टली लिमिट की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें चेंज तो दे नहीं रहा है, डायरेक्ट एक्स इक्वल टू 0 पर बात कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आ रहा है, सिंपली यही, डिटरमाइंड इफ ए फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। हमें बताना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, बस इतना बताना और कुछ नहीं करना है। जाहिर सी बात है, कंटिन्यूअस जब बताना है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर बात की जा रही है, इसकी लिमिट निकालेंगे, यानी फंक्शन वैल्यू निकालेंगे और लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे। अगर इसकी लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन वैल्यू दोनों इक्वल हो गई तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर नहीं इक्वल हुई तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। सारी चीज़ें याद हैं, सारी थ्योरी क्लियर है, सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, तो आपको क्वेश्चन करने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, ठीक है ना। चलिए अपन लोग अब इसको सॉल्व करते हैं। एट एक्स इक्वल टू 0 पर लिमिट की बात कर रहे हैं हम लोग, लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स। तो लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0
एक्स इक्वल टू यानी एक्स टेंडिंग टू जीरो, यानी कि हमारी जो वैल्यू है हम पूरी जीरो नहीं हुई, एक्स की तरफ जीरो की तरफ जो एक्स है वो जीरो की तरफ बढ़ रहा है, एक्स की वैल्यू जीरो नहीं है। कभी भी जब एक्स टेंडिंग टू जीरो लिखा हो तो इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि एक्स इक्वल टू जीरो है, एक्स जीरो की तरफ बढ़ा रहा है, एक्स जीरो के बहुत 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 करीब है बट जीरो नहीं है। तो यानी कि x इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जो फंक्शन है यहाँ पे एफ एक्स हम लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू में, जो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन वन अपॉन एक्स, क्योंकि यहाँ पर x इज नॉट इक्वल टू जीरो है, यहाँ लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर साइन वन अपॉन में x। समझ में आ गई बात आपको। अब देखिए इसको मैं कुछ अच्छे तरीके से लिख रहा हूँ, समझ जाएंगे अगर आपने लिमिट अच्छे से पढ़ा है तो, बट नहीं पढ़ा है तो ध्यान से सुनिएगा। जो मैं इसको लिखने जा रहा हूँ, देखिए इसको मैं ये लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, सुनिएगा ध्यान से, देखिएगा लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, x इंटू में साइन वन अपॉन में x और वन अपॉन में x। तो स्टूडेंट्स आप ये बताइए जिस दिन आपने इसको सॉल्व किया तो ये x ऊपर जाएगा, जब ये x ऊपर जाएगा तो इस x से इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर साइन वन अपॉन एक्स। तो क्या जो यहाँ पर लिखा है वही यहाँ पर लिखा हुआ है, कल देखने का नज़रिया अलग है, यहाँ पर हम मन की आंखों से देख रहे हैं, यहाँ पर हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, बस फर्क इतना है, ठीक है ना। लिखा वही है, जो यहाँ लिखा है वही यहाँ पर लिखा हुआ है। जिस दिन आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक्स स्क्वायर साइन वन अपॉन एक्स ही मिल जाएगा। इट मीन्स हम इसको ये लिख सकते हैं। अब इसको हम ये लिख सकते हैं जो लिखने जा रहे हैं, लिखेंगे ऐसे लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, एक्स इंटू में लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन वन अपॉन में एक्स और वन अपॉन में एक्स। ऐसा हमने क्यों किया, हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी, वन, जो कि अभी हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा था कि साइन एक्स अपॉन में एक्स की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन में एक्स की वैल्यू वन होती है। यहाँ पर देखिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स के प्लेस में कितना है, वन अपॉन एक्स है, नीचे भी वन अपॉन एक्स। जब यहाँ पे जो होता है वही यहाँ पर होता है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, वन हो जाती है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो। तो एट एक्स इक्वल टू जीरो पर फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू मिली आपको जीरो मिली। अब फंक्शन की फंक्शन वैल्यू देख लेते हैं किस पर, एक्स इक्वल टू जीरो पर। तो एफ एक्स कितना मिल रहा है आपको, जीरो मिल रहा है। तो एट सॉरी स्टूडेंट्स, एक्स इक्वल टू जीरो पर हम क्या देख रहे हैं कि एफ एक्स इक्वल टू क्या मिल रहा है, जीरो। तो एक्स इक्वल टू जीरो पर जो फंक्शन एफ एक्स है उसकी वैल्यू क्या है, जीरो है, और उसकी फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स इक्वल टू जीरो पर जीरो है। यानी फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू और उसकी लिमिटिंग वैल्यू दोनों ही इक्वल है। इट मीन्स आपका जो एफ एक्स है एट एक्स इक्वल टू जीरो पर क्या है, कंटिन्यूअस है। बस सीधी सी बात, नो बकवास, ठीक। आपको इतना ही करना है इस क्वेश्चन में, ठीक। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 24 और बहुत ही इजी क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। बट हाँ डिफरेंट है, इन सब चीज़ों को एक बार अगर आप सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चंस ना तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आपकी एक्सरसाइज में इतने क्वेश्चंस दिए हैं ना कि आप ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, गारंटी के साथ, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरे लेक्चर नहीं देखोगे तो हो सकता है आप घबराओ, बट आप मेरे लेक्चर्स देखते रहोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन 25 क्या है स्टूडेंट्स, रीड कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन वेयर एफ इज डिफाइंड बाई, क्या बोला गया, आपको फंक्शन की कंटिन्यूटी को एग्जामिन करना है। तो हम कैसे क्या लिखेंगे, बोलेंगे आपको जो फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू में वो क्या दिया हुआ है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस का 1। ये किस पे बात की गई है, जब x इज नॉट इक्वल टू जीरो हो। ये कब की बात की गई है, जब x इज इक्वल टू जीरो हो। तो हम क्या बोलेंगे कि जब भी आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट में बात की जाती है तो हम उसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, फंक्शन वैल्यू निकालेंगे, दोनों इक्वल हो जाएगा तो आपका जो फंक्शन होगा एट दैट पॉइंट आपका फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अगर अनइक्वल होगा तो आपका दैट फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। सिंपली सी बात है, इसमें कुछ खास नहीं करना आपको। चलिए हम बात करते हैं, क्या बोलेंगे, एट एक्स इक्वल टू जीरो पर आपका फंक्शन की बात, हम फंक्शन की कंटिन्यूटी की बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक्स इक्वल टू जीरो पर हमें दिया हुआ है। तो हम बोलेंगे इसकी लिमिट निकाल लेते हैं। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब आपको पता है जैसा कि हम लोगों ने वहाँ पे किया वैसे यहाँ पर भी करेंगे। एक्स टेंडिंग टू जीरो है, एक्स टेंडिंग टू जीरो के लिए लिमिट की वैल्यू यानी फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, क्योंकि यहाँ पर एक्स आपका जीरो के इक्वल नहीं है। एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो के लिए जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, ठीक है। अब क्या करना है हमें क्या करना है, यहाँ से लिमिटिंग वैल्यू, इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी, तो इसकी लिमिट सॉल्व करेंगे, एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे। लेकिन जैसे ही हम एक्स इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, देखिए हमें क्या मिलता है, जब जीरो पुट करेंगे तो मिलेगा साइन जीरो माइनस कॉस जीरो। साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो आपको मिला -1। लिमिटिंग वैल्यू कितनी मिलेगी, -1। अब फंक्शन की फंक्शन वैल्यू चाहिए एट एक्स इक्वल टू जीरो पर, एक्स इक्वल टू जीरो पर एफ एक्स कितना है,
-1, तो बोलेंगे एफ ऑफ 0 पर जो फंक्शन की फंक्शन वैल्यू मिली वो -1 मिल गई। इट मीन्स जो फंक्शन है उस फंक्शन की यानी कि हम बोलेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ x इज इक्वल टू में मिला एफ ऑफ 0। फिर हम बोलेंगे ये कि जो फंक्शन एफ एक्स है इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 25। तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन डिस्कशन किया। क्वेश्चन नंबर कौन कौन से जल्दी से रिपीट करिए मेरे साथ, 22, 23, 24 एंड 25 बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनको एक बार आप सॉल्व कर लोगे, दिमाग में सारी चीज़ें आपकी चली जाएंगी, तो आपको आगे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ये मेरी आपकी गारंटी देता हूँ। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में और अच्छे क्वेश्चंस के साथ में। ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। गुड बाय। और जिन स्टूडेंट्स ने मेरे लेक्चर्स को आज देखा है, बहुत ही अच्छे से देखा, विदाउट स्किप किए, सारी कॉन्सेप्ट को देखा, सारे क्वेश्चंस को देखा, चीज़ों को समझा, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना, चलिए चलते हैं।